जो हमारा कर्तव्य है, जो ब्राह्मण होने के नाते, मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। मुझे लगा कि ब्राह्मणों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी में या सामाजिक हिस्सेदारी की बात भी करें। जिसको मन कर रहा है, आप देखिए ना, वो ब्राह्मणों को गाली देने को तैयार हो जा रहा है। जिसका मन कर रहा है वो इनकाउंटर कर दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आए दिन ब्राह्मणों को कभी जला दिया जाता है, कभी काट दिया जाता है, कभी झूठे केस में फंसा दिया जाता है, कभी एसटी एक्ट में फंसा दिया जाता है। अगर आप जो वर्तमान जेलों की अगर आप बात करें, आप देखिए सबसे ज्यादा एसटी एक्ट किस पे लगते हैं? ब्राह्मणों पे। आज की डेट में जितने इनकाउंटर और जितने गलत तरीके से ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उतना कभी नहीं हुआ। हमारा बच्चा 100% नंबर लाने के बाद भी उसकी श्योरनेस नहीं है कि उसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। क्या गुनाह है भाई उसका ब्राह्मण कास्ट में पैदा होना? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपकी गूंज पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संयोजक श्री पंडित विशाल शर्मा जी। और आज पंडित विशाल शर्मा जी से हम जानेंगे कि किस तरह से ब्राह्मणों की स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है और ब्राह्मणों को लेकर आपके क्या विचार हैं। और आपने एक हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ भी करा था, उसकी प्रेरणा कहाँ से आई और किस तरह से वो किया गया था, इन सब बातों पर बात करेंगे। पंडित विशाल शर्मा जी, आपका स्वागत है। और सर, आपको हम कई तरीके से जानते हैं। आप आपकी गूंज पॉडकास्ट स्टूडियो के हमारे चैनल के चीफ एडिटर भी हैं। आप जो स्वराज सेवा दल के आप कुमाऊं मंडल अध्यक्ष भी हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं और साथ साथ आप ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि उन सबसे हटके, राजनीति से हटके, जो ब्राह्मण महासभा है, ये जो किस तरह की इनके कार्य है, क्या है, और जो आपने जो महाकुंभ कराया था, एक ब्राह्मण महाकुंभ, उसके पीछे का क्या कारण था? आपका धन्यवाद भाई। पहले तो मैं सभी को, दर्शकों को, खास करके भगवान परशुराम का नाम लेकर के, और क्योंकि हमारे आराध्य हैं, मैं प्रारंभ करता हूं। आपने बोला कि क्या आवश्यकता है और जो कुंभ करा था, एक्चुअली अगर बात करूं, देखिए, जो हमारा जब आदमी बड़ा होता है तो अपनी बेसिक चीज़ों को उसको नहीं भूलना चाहिए कभी भी। अगर हमें हमारे इस ब्राह्मण जो हमें एक कुल में जो जन्म मिला है, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कुछ कर्तव्य है। पर्सनल स्वार्थ के लिए तो हर आदमी लगा रहता है, रोजमर्रा जिंदगी में बिजी है। कोई किस टास्क पे काम करता है, कोई किसी पे काम करता है, कोई व्यापार करता है, हम भी करते हैं। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, जो ब्राह्मण होने के नाते, मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ। अक्सर लोग जो है ब्राह्मण, खुद भी ब्राह्मण कहने से कतराने लग गए। आगे अपने अगर बात करें, पंडित लिखने से लोग कतराने लग गए। लोगों को हेजिटेशन होती है, शर्म होती है। जब धीरे धीरे हम अपनी धर्म जाति को ये लगेगा कि हम नहीं यार, इसको छुपाने का काम करें। भाई, आज छुपाता कौन है? जो चोर होता है या मन में उसकी कहीं ना कहीं शंका होती है उस बात को लेकर कि यार मैं वो सही नहीं कर रहा हूँ। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। दूसरी बात, आपने बात करी ब्राह्मण महाकुंभ की। 24 सितंबर की बात करें, 24 सितंबर को हुआ था। और ये कैसा सम्मेलन था, पहली बार पूरे भारतवर्ष में। अगर आपने कुंभ तो सुने होंगे जी, प्रयागराज में कुंभ होता है, हरिद्वार में होता है, कुंभ होते रहते हैं 12 साल 6 साल, ऐसे अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ होते रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण महाकुंभ का जो बात करूं, वो पहला आदमी हूं मैं पूरे भारत में जिसने ब्राह्मणों को एक मंच पे लाने के ब्राह्मण महाकुंभ का नाम दिया था। उसका उद्देश्य क्या था? मतलब उसका उद्देश्य, देखिए, उद्देश्य सिंपल सा है। कब जरूरत पड़ती है यूनिटी की? जब हमारी बात ना मानी जा रही हो, जब हम सिर्फ यूज हो रहे हैं सरकारों की नजर में, सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा हो। मुझे लगा कि ब्राह्मणों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक हिस्सेदारी में या सामाजिक हिस्सेदारी की बात भी करें, तो ब्राह्मणों को अब अंतिम पंक्ति में रखा जा रहा है। तो मुझे लगा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैं हल्द्वानी को, उत्तराखंड को लेकर के अगर कोई काम करूंगा तो सरकार कभी भी, क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर अपने स्वार्थ के लिए वो सम्मेलन करता तो मुझे अपने शहर की आवश्यकता पड़ती, लोकल नेताओं की आवश्यकता पड़ती। अगर मैं प्रदेश को लेकर के सिर्फ काम करता तो मुझे लगता है यार मुझे अपनी संख्या बल दिखा करके सरकार से कुछ ना कुछ लाभ लेना है, या राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी है, या पैसे लेने हैं, कुछ ना कुछ लालच होता। अगर मैं पूरे भारत की बात करता हूं, ब्राह्मण महाकुंभ इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि पूरे भारतवर्ष में, ये दुर्भाग्य की बात आपको बताऊं, मतलब कहने में भी हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि एक भी
लोकसभा में और विधानसभा में, चाहे वो किसी भी राज्य को आप ले लो, विधानसभाओं को, इतना बड़ा भारतवर्ष है, एक नेता नहीं है जो हमारी बात विधानसभा में ब्राह्मणों को इसको लेके करे। लेकिन विशाल शर्मा जी देखिए, भारत में हिंदू बाहुल्य है और ब्राह्मणों की जो माना जाता है कि जैसे हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, उसमें सबसे ऊपर जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों की बात नहीं सुनी जा रही है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को छला जा रहा है, ये आपके मन में शंका क्यों है? या शंका सिंपल सा आप देख लीजिए, वर्तमान समय में देखिए, पुराने समय में देखिए। मुझे एक बात बताइए, आप राजनीतिक हिस्सेदारी, क्योंकि पूरा देश चला कौन रहा है? ब्राह्मण नहीं चला रहा है, चला रहा है सरकारें चला रही है। सरकारें जब चला रही हैं तो ब्राह्मणों की हिस्सेदारी, हमारी संख्या बहुत है, उत्तर प्रदेश में 15-17% के आसपास है। हमारे इस उत्तराखंड की बात करें 25% से अधिक ब्राह्मण है। लेकिन आप मुझे बताइए कि हिस्सेदारी कितनी है, और हिस्सेदारी ना होने के पीछे कारण क्या है? उसका दोष मैं सारा ब्राह्मणों को ही देता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या होने के बाद वो इतने उनके अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो हमारे ब्राह्मण जो पीड़ित हैं, जिसको मन कर रहा है, आप देखिए ना, वो ब्राह्मणों को गाली देने को तैयार हो जा रहा है, जिसका मन कर रहा है वो इनकाउंटर कर दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आए दिन ब्राह्मणों को कभी जला दिया जाता है, कभी काट दिया जाता है, कभी झूठे केस में फंसा दिया जाता है, कभी एसटी एक्ट में फंसा दिया जाता है। अगर आप जो वर्तमान जेलों की अगर आप बात करें, आप देखिए सबसे ज्यादा एसटी एक्ट किस पे लगते हैं? ब्राह्मणों पे। भाई, ब्राह्मण अपनी बुद्धि की खाता है, ब्राह्मण अपनी मेहनत करता है। कभी ब्राह्मण को आपने नहीं देखा होगा कि वो गलत कामों में पड़ता हो। अगर कोई गलत काम कर भी रहा है, हम उसका समर्थन कभी नहीं करते, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी ब्राह्मणों को इस नजर से सरकार ने ऐसे मैनिफेस्टो बना दिया कि हर कोई ब्राह्मणों को गाली देने के तैयार होता है। उसको सजा क्यों नहीं है? एक दलित को अगर गाली दे दो, तुरंत उसके ऊपर केस हो जा रहा है। एक मुस्लिम समुदाय को गाली दे दो, मार काट शुरू हो जाएगी। भाई, ब्राह्मण को कोई गाली देता है तो सरकार क्यों नहीं ले रही है? फिल्मों में भी जितना भी बॉलीवुड पे जो मजाक बनती है, वो एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसा वो साला जाल बुन देते। अबे क्यों ब्राह्मण था गरीब? ब्राह्मण ने ही देश चलाया, पहला प्रधानमंत्री ब्राह्मण। एक टाइम ये होता था कि पूरे भारतवर्ष में मुख्यमंत्री ब्राह्मण, अपनी बुद्धि अपनी विवेक से आज ब्राह्मणों को सोच रहे किसी तरीके से दबा जाए। और तो और उसकी बात करें राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की, उसने तक अभी ब्राह्मणों को लेकर के टारगेट कर दिया। अरे भाई, ब्राह्मण ही क्यों सबके टारगेट हो रहे हैं? ब्राह्मण ने किसी की कोई भैंस थोड़ी खोल दी। आज ब्राह्मणों को आवश्यकता है, मैं आपको बताऊं, दोबारा तो कुंभ होगा या नहीं होगा ये तो भगवान परशुराम जाने, लेकिन भगवान परशुराम की शपथ लेकर बताता हूं कि ब्राह्मणों को जब जब दबाया जाता है, वो तो मेरा एक प्रयास था, वो शायद मुझे लगता है कि एक पागलपन, एक जुनून मेरे अंदर सवार हो गया था, जब मैंने पूरे 5-6 महीने लगाए पूरे भारतवर्ष में घूम करके। वो पहला ऐसी बात थी कि 22 राज्यों से ब्राह्मण आए। मैं आभार प्रकट करता हूं उनका, आज चाहे उस बात को 2-3 साल हो गए, मैं उनका कर्जदार हूं, क्योंकि चाहे वो मेरे बेटे की शादी नहीं थी, लेकिन मैं कर्जदार हूं। उन्होंने भाई ब्राह्मण समाज को बचाने के लिए, ब्राह्मणों को एक जागरूक हिस्सेदारी देने के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया, और दुर्भाग्य भी कहूंगा उसमें हमारे ही उत्तराखंड के ब्राह्मणों ने उसको सफल ना होने के लिए पूरी ताकत लगा दी। क्योंकि अगर मुझे ब्राह्मणों की राजनीति करनी होती तो मैं अपने शहर में करता, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जाकर के हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ नहीं करता। लेकिन मुझे साफ पता था, वहां मैंने वो शहर इसलिए चुना कि पूरे भारतवर्ष मां गंगा के दर्शन कर से के लिए आएगा, और उसको एक लगेगा कि मैं इतने दूर गया हूं। छत्तीसगढ़ से लोगों ने 3 दिन का सफर करा, महाराष्ट्र से, मैं भाई फेस तो नहीं जानता उनको, लेकिन वो प्रभावित होकर के हमारे उस जो सोच थी, मेरी सोच थी, उस सोच से प्रभावित होकर हरियाणा के, राजस्थान के तमाम ऐसे ब्राह्मण थे। मैं धन्यवाद देता हूं, ऐसे मतलब नाम लूंगा तो शायद कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना जितना हो सकता था अपनी धर्मशाला खोल दी, किसी ने अपनी ओर से लंगर कराया, किसी ने कराया। लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ लोगों ने, राजनीतिक खास करके लोगों ने, और सबसे बड़ी तो लालत है वो ऐसे कुछ विधायकों की जो ब्राह्मण होने के बावजूद उससे दूर रहने का प्रयास करा और उसको असफल करने का प्रयास करा। लेकिन आपने बात की जैसे ना ब्राह्मणों की स्थिति की बात करी आपने कि जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर एक्ट लग जाते हैं, खासकर आपने यूपी की बात करी। और यूपी में तो इस वक्त जो है वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो खुद ब्राह्मण है और योगी हैं, और वो एक मंदिर के मठ है। उसके बाद भी यूपी में खासकर ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति होना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ब्राह्मण, योगी जी ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं, आपको गलतफहमी है। अच्छा। बिष्ट है उनका सरनेम, और फिर भी योगी तो बन गए ना, है तो मतलब उनको श्रेणी में तो वही रखा जाएगा ब्राह्मण की, एक योगी की। अरे भाई, ये जो आप बात बोल रहे हो, संत की वैसे तो कोई जात नहीं होती। पहली बात, जहां संत लग गया, योगी लग गया, वहां कोई जात नहीं होती,
वो बात सभी पे लागू होती है, चाहे मुख्यमंत्री हो या ना हो। आज की डेट में जितने इनकाउंटर और जितने गलत तरीके से ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उतना कभी नहीं हुआ। मुझे राजनीति नहीं करनी है कि मुझे कोई वोट देगा नहीं देगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने निस्वार्थ भाव से ब्राह्मणों को एक करने का काम करा, वो मैं ही जानता हूं। मुझे सफाई देने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने क्यों करा, कैसे करा, क्या नहीं करा। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे भाइयों को आज आवश्यकता है पूरे भारत में, मतलब बताऊं तो बहुत पीड़ा होती है कि उन लोगों को जो सिर्फ दुकान चलाने के लिए ब्राह्मण संगठन चलाते हैं, सिर्फ पद के लिए ब्राह्मण संगठन चलाते हैं कि मैं फलाना अध्यक्ष, मैं फलाना ये, मैं वो। और सबसे बड़ा कोई अगर कोई बात करूं, हमारी अपने लोगों को एकजुट करने के लिए जितनी भी राजनीतिक संगठन है वो ब्राह्मणों से ही ब्राह्मणों को नुकसान कराते हैं। हमारे कोई दूसरी जात का आदमी नहीं नुकसान कराता। वो ऐसी पॉलिटिक्स खेलते हैं, राजनीति खेलते हैं कि ताकि ब्राह्मण ही जो है ब्राह्मण की कमजोरी जानता है और उसका हमेशा से नुकसान करता रहता है। देखिए, हिंदुस्तान में एक तो हिंदू बहुसंख्यक है, दूसरा ब्राह्मण, मैंने आपसे जैसे कहा कि सबसे बड़ा वर्ण है। इतने सारे कथावाचक हैं पूरी इंडिया में, हल्द्वानी में कहें, उत्तराखंड में कहें, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक हैं जो हिंदुओं के, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इसमें ब्राह्मणों को आप एक साथ कैसे लाएंगे? अगर हिंदू एक हो गए तो ब्राह्मण भी आप सीधे सीधे एक ही होंगे। तो इन दोनों में आप अलग क्या समझते हैं? हिंदुओं का एक होना और ब्राह्मणों का एक होना, इन दोनों में क्या फर्क? हमें कोई एक होकर के कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। हमारा एक होने का एक ही मकसद है, ब्राह्मणों को अपने अधिकार के लिए। ब्राह्मणों के पास है क्या, मुझे तो आप ये बता दो। आर्थिक आधार पर आरक्षण है? नहीं है। हमारा बच्चा 100% नंबर लाने के बाद भी उसकी श्योरनेस नहीं है कि उसकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। क्या गुना है भाई उसका ब्राह्मण कास्ट में पैदा होना? वहीं पर दलित का, उसका जो करोड़पति है, जो मतलब वाकई में लखपति है, उसको जो है वो 40% नंबर लाएगा और वो IAS PCS में निकल जाएगा। क्यों भाई? जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको दीजिए। हमारी किसी जात से लड़ाई नहीं है। मेरे लिए वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी है, मेरे लिए सब एक जैसे हैं भाई। जिसको आवश्यकता है उसको आप दीजिए। तो ये नौटंकी क्यों हो रही है पूरे देश में? और ब्राह्मणों को इस नजर से देखा जाता है, पूजा पाठ में जो ब्राह्मणों का काम था, मंदिरों में काम था, वहां भी दूसरी जात के लोगों को उनका जो है बदले रखा जा रहा है। तो ये साजिश तो है कि ब्राह्मणों को बिल्कुल पैदल करने का। तो ये आज मैं देख रहा था 2-4 दिन पहले कि हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी जो है ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हरीश रावत जी। अब चुनाव के टाइम तो सबको प्रेम आएगा। अभी आदित्यनाथ जी देख रहा हूँ, एक जगह का उन्होंने नाम जलालाबाद का जो है भगवान परशुराम रखा। आज तक क्यों नहीं रखा भाई? क्यों परशुराम जन्मोत्सव पर छुट्टी नहीं होती है? ये दुनिया भर के त्योहार है, सब पे छुट्टी होती है। हमारे आराध्य हैं, हम भाई उनके वंशज है, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। और क्यों ऐसी भावना के रूप से हमें क्यों नहीं दिया जाता? छुट्टी का मतलब नहीं है, हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है। छुट्टी से हमें क्या मिल जाएगा? लेकिन स्वाभिमान है कि हम कहीं हैं। हम, मुझे लगता है कि सारी सरकारें ऊपर से नीचे तक, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सिर्फ ब्राह्मणों का विनाश चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती। तो आने वाले समय में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप इस तरह से करने वाले हैं ताकि आपका संदेश पूरे जो देश के ब्राह्मणों तक पहुंचे? यार मैं सीधा सा अपने समस्त इस चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि जो मैंने अपना एक प्रयास करा था उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हम पूरे देश में हम सारे ब्राह्मणों को एक मंच पर लाने का प्रयास करूं। मैंने उसको भी राजनीतिक जो है सोच से दूर रखा उस चीज को। आज मेरे भाइयों आवश्यकता है, आज मैं सिर्फ आप लोगों से आह्वान यही करना चाहता हूं कि जो वर्तमान में राजनीतिक हिस्सेदारी में ब्राह्मणों की, उसको दूर रखा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं होगी तो आप कहीं पर भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और जो सांसद विधायक अगर ब्राह्मण है, उसके बाद अगर वो ये ब्राह्मण के दुख सुख में खड़े नहीं होते, ब्राह्मण हित की बात नहीं करते, तो लालत है ऐसा उनको ब्राह्मण होने पर। आपको मेरा ये चैलेंज है, आपको आने वाले समय में भगवान परशुराम इसका जरूर आपको सजा देंगे। आप ये लिख के ले लीजिए। आप चूड़ियां पहनने का काम कर रहे हैं, आप इसके अलावा आप ये मत सोचिए आप मंत्री हैं, विधायक हैं, ठीक है आप सभी के हैं, मैं कह रहा हूं आप सबका साथ दीजिए जरूरत पड़ने पर। लेकिन ब्राह्मणों को जब बात आती है, आप उनके आयोजन में जाने से आप कतराते हैं। भाई आपको शर्म आती है अगर ब्राह्मण के साथ खड़े होने में, तो लालत है आपको ऐसे ब्राह्मण होने पर। यार इससे अच्छा तो मैं कई ऐसे नेता है, दलितों के नेता है, वो अपनी जात के साथ खड़े होते हैं। मुस्लिम ऐसे कई नेता है अल्पसंख्यक के, वो अपने, मैं तो ओवैसी जी या चंद्रशेखर रावण जी, उनका भी भाई अप्रिशिएट करता हूं इस मंच से। कम अपनी जात के लोगों के साथ खड़े तो होते हैं दुख सुख में। कहाँ है हमारे ब्राह्मण? बहुत ऐसे नेता है। भाई आपको अगर शर्म आती है तो छोड़ दीजिए आप अपने को ब्राह्मण कहना। यही वक्त है, अगर आज भी आप नहीं समझे, क्योंकि बार बार विशाल जैसा आपको बार बार जगाने नहीं आएगा। ये कोई मजाक का काम नहीं है। आप आने वाले बच्चों को खड्डे में धकेल रहे हैं।
क्योंकि अगर आपने आज भी अपने बच्चों के हित के लिए लड़ाई लड़ी, मैं अपने लिए नहीं लड़ने गया था ब्राह्मण महाकुंभ में, कोई मैंने अपने लिए नहीं करा था। अगर करा था 3 साल हो गए, किसी राजनीतिक पार्टी का पिट्ठू होता मैं, वहां पर कोई लालच से जुड़ा होता, आज तक मैंने किसी पार्टी की सदस्यता ली, क्योंकि मेरी सिर्फ एक सोची कि मैं भाइयों के साथ खड़ा हूं। तो पुनः आपसे निवेदन करता हूं मेरे भाइयों, अभी नहीं तो कभी नहीं, कम से कम अपने लिए खड़े हों और उन नेताओं का पीछा लगना छोड़ दें। उनके मीठी मीठी बातों में आपको वो ब्राह्मणों की बात करते हैं, फलाना झूठी सहानुभूति आपको देते हैं, उनके साथ खड़ा होना साथ छोड़ दीजिए। अगर उनका साथ देना तो उनसे अभी पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ उनके लिए एक वीडियो बनाने से आपका कुछ उत्थान नहीं होगा। सर दम है तो लोकसभा जब सत्र होता है या विधानसभा सत्र होता है वहां बोलिए ना हमारे लिए, आप क्यों नहीं बोलते हैं। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, भगवान परशुराम ने आप सबको बुद्धिजीवी बनाया हुआ है, सबसे उच्च कोटि के आप हैं, और अपने गर्व से आप अपने आगे पंडित आप लगाइए। अगर नहीं लगा सकते, आपको शर्म आती है, तो लालत है आपको ऐसी सोच पर, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के लिए, आप सभी की पीढ़ियों के लिए, तमाम उन देश के जो हमारे भाई जो गरीब हैं या कहीं ना कहीं ऐसे कमजोर होते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, वहां पर आप अपने उनके साथ खड़े होइए ताकि उनका मनोबल बढ़े और सिर्फ नेताओं की मीठी बातों में ना फंसे। तो ठीक है विशाल शर्मा जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो पीड़ा है अपने समाज को लेके, अपने जो ब्राह्मण भाइयों को लेके है, हमारे इस चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचे और कहीं ना कहीं आपकी बात उनके दिलों तक और उनके मस्तिष्क में, उनके दिमागों में घर करे, और आपकी जो पीड़ा है उन सब की पीड़ा बनकर कहीं ना कहीं आप अपने समाज के लिए आगे जरूर करें। और आगे भी जब भी आपको अपनी बात रखनी होगी, हमारा मंच आपके लिए खुला है और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप अपनी बात आगे हमारे पेज में रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे अपने समय देने के लिए। मैं चाहता हूँ दोबारा फिर कोई विशाल शर्मा आए और फिर से कोई ब्राह्मण महाकुंभ की सोच को लेकर के पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों को एक करने का प्रयास करे। मैं उसके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ। जय परशुराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम आपके बीच में किसी न किसी अच्छे मुद्दे को, किसी बड़े मुद्दे को लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक में हमको फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।